एकाधिकारी की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ, मांग वक्र और आगम वक्र की स्थिति के बाद में अब हम एकाधिकार में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की जो विधियां थी उसी प्रकार यहाँ भी दो विधियां हैं, कुल आगम तथा कुल लागत विधि और सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड को हम देखते हैं। सामान्यतः एकाधिकार का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। एकाधिकारी को सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ प्राप्त होता है उसे प्रोफेसर मार्शल ने एकाधिकारी लाभ कहा है, मोनोपोली गेन। एकाधिकारी द्वारा अधिकतम लाभ कमाने के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। मार्शल के अनुसार एकाधिकारी अपनी आय को अधिकतम करने के लिए जांच तथा भूल सिद्धांत को अपनाता है। जांच तथा भूल विधि को परंपरावादी विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इस विधि का प्रतिपादन किए जाने के कारण अनेक अर्थशास्त्री इसे मार्शल की विधि भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार एकाधिकारी अपनी वस्तु का प्रारंभ में कोई एक मूल्य निश्चित करता है और यह देखता है कि उसे कुल कितनी आय प्राप्त होती है। कुछ समय पश्चात वह मूल्य में परिवर्तन करता है और देखता है कि इस नए मूल्य पर उसे कुल कितनी आय प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया एकाधिकारी अनेक बार दोहराता है और अंत में वह वस्तु का वही मूल्य निर्धारित कर देता है जिस पर उसे अधिकतम आय या अधिकतम एकाधिकारी लाभ की प्राप्ति होती है। इस विधि के अनुसार कीमत निर्धारण करते समय एकाधिकारी मांग अथवा पूर्ति पक्ष पर विचार करता है। मांग पक्ष की ओर वह वस्तु विशेष की मांग की लोच पर ध्यान देता है तथा पूर्ति पक्ष की ओर उत्पत्ति के नियमों को ध्यान में रखता है। मांग की लोच, यदि वस्तु की मांग की लोच कम होती है तो एकाधिकारी प्रायः वस्तु की ऊंची कीमत निश्चित कर अपने लाभ की अधिकतम करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि मांग की लोच कम होने के कारण ऊंची कीमत पर भी वस्तु की मांग में कोई विशेष अंतर नहीं आता। परंतु यदि मांग की लोच अधिक है तो एकाधिकारी वस्तु की कीमत कम रखता है, क्योंकि कम कीमत पर ही उस वस्तु की मांग अधिक होगी अर्थात बिक्री अधिक होगी और इस तरह वह अधिक बिक्री के द्वारा ही वह अपने लाभ को अधिकतम कर सकेगा। संक्षेप में वस्तु की मांग लोचदार होने पर एकाधिकारी कम कीमत करता है और बेलोचदार होने पर एकाधिकारी अधिक कीमत निर्धारित करता है। वस्तु की पूर्ति इस स्थिति पर निर्भर करती है कि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के किस नियम के अनुसार हो रहा है। यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति हास नियम के अंतर्गत किया जाता है तो एकाधिकारी वस्तु का ऊंची कीमत पर निश्चित होगा। यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत किया जाता है तो एकाधिकारी वस्तु की कम कीमत निश्चित कर अपने लाभ को अधिकतम कर सकेगा। यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत किया जा रहा है तो उत्पादन के कम अथवा अधिक किए जाने पर औसत उत्पादन लागत में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत कम या अधिक वस्तु की मांग की लोच के आधार पर ही करेगा। तो इस प्रकार जो है ये कुल आगम और कुल लागत विधि है। इस विधि की कुछ आलोचनाएं की गई कि कुल आगम तथा कुल लागत विधि की अर्थशास्त्रियों द्वारा अनेक आलोचनाएं की गई हैं। इन अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि कुल आगम तथा कुल लागत के स्थान पर सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि अधिक उपयुक्त है। इसके लिए वो प्रमुख रूप से निम्न दो आलोचनाएं करते हैं। इसमें सबसे पहली आलोचना जो है वह है इस विधि में इस बात का पता नहीं चलता कि एकाधिकारी को किस औसत पर अधिकतम लाभ प्राप्त होगी। दूसरा, किसी वस्तु की प्रत्यक्ष रूप से प्रति इकाई लागत एवं मूल्य ज्ञात करना भी कठिन है। दूसरी विधि है
जो विधि है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। सीमांत लागत तथा सीमांत आगम विधि को आधुनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का वर्णन करते समय श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इस विधि के अनुसार एक एकाधिकारी अधिकतम लाभ के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपना उत्पादन उस बिंदु पर बंद कर देता है जहां सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है। यदि सीमांत आगम सीमांत लागत सीमांत आगम से कम होती है तो उत्पादन बढ़ाने से लाभ में वृद्धि होगी, परंतु सीमांत लागत के सीमांत आगम से अधिक होने की स्थिति में उत्पादन कम करने से लाभ में अधिकतम किया जा सकेगा। अतः एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त उस सीमा पर प्राप्त होता है जहां उत्पादन मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट की सीमा तक किया जाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बिंदु पर मांग वक्र की स्थिति के अनुसार निश्चित की जाती है। मांग वक्र की स्थिति के आधार पर निश्चित की जाती है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकारी के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की सीमांत लागत व सीमांत आगम विधि मार्शल की विधि की अपेक्षा अधिक निश्चित व स्पष्ट है। इस विधि का आजकल बहुत प्रयोग किया जाता है, परंतु इसकी भी एक सीमा है। वह यह है कि इस विधि का प्रयोग सामान्यतः उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू तथा मार्जिन कॉस्ट वक्र एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काटते हैं। यदि वे एक से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हों तो इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सामान्यतः मार्जिनल रेवेन्यू तथा मार्जिनल कॉस्ट वक्र एक बिंदु पर ही मिलते हैं, अतः इस विधि का व्यापक प्रयोग होता है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि हम अल्पकाल में जो है किस प्रकार उत्पादन व मूल्य निर्धारित करते हैं, दीर्घकाल में किस प्रकार उत्पादन के मूल्य निर्धारित होते हैं, इनको हम विस्तार से देखते हैं। अल्पकाल में मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण, इसमें 3 स्थितियां बनेंगी जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। अल्पकाल में एकाधिकारी लाभ प्राप्त कर सकता है, सामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है तथा हानि, तीनों ही स्थितियों में उत्पादन कार्य करता है। अतः यह धारणा गलत है कि एकाधिकारी सदैव लाभ ही कमाता है। एकाधिकारी उपयुक्त वर्णित तीनों स्थितियां अथवा लाभ, सामान्य लाभ तथा हानि में से किस स्थिति में उत्पादन कार्य करेगा, यह बाजार के मांग वक्र तथा बाजार की लागत दशाओं से निर्धारित होता है। अल्पकाल में एकाधिकारी हानि की स्थिति में उस बिंदु तक उत्पादन कार्य करना उपयुक्त समझेगा जिस बिंदु तक उसे औसत परिवर्तन लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर अथवा उससे अधिक वस्तु की कीमत प्राप्त हो जाए। सामान्यतः यह धारणा प्रचलित है कि एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न क्लोज सब्स्टिट्यूट वस्तु उपलब्ध नहीं होती। इस कारण एकाधिकारी अल्पकाल में हानि से बचने की दृष्टि से वस्तु की कीमत उस वस्तु की औसत लागत के बराबर रखता